साथियों, जैसा कि आप जानते हैं आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो आईटीआर 4 अगर आप फ़ाइल करना चाहते हैं तो आप फ़ाइल कर सकते हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूँ, जब भी आप आईटीआर 4 फ़ाइल करने जाएँ, आईटीआर 4 को फ़ाइल करने से पहले कुछ चीज़ों को ज़रूर जान लें, क्योंकि आईटीआर 4 फाइलिंग जितना आसान नज़र आता है, एक्चुअल में उसके उतने ही इम्प्लीकेशंस होते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर आप एक छोटी सी गलती कर देते हैं तो आपको नोटिस आने के चांसेस हमेशा बने रहेंगे। इसीलिए इस वीडियो को आप ज़रूर देखें, एंड तक देखें, जहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि आईटीआर 4 आप फाइल तो कर लेते हैं, बट फ्यूचर में इसके क्या इम्प्लीकेशन हो सकते हैं, कहाँ पर जाकर आप फंस सकते हैं। तो चलिए डिटेल में अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आईटीआर 4 जो फाइल की जाती है वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के तहत फाइल की जाती है, और इसके बारे में जो बताया जाता है डिटेल में, वो सेक्शन 44 एडी के अंदर बताया गया है। तो सेक्शन 44 एडी के ऊपर भी मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है। वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, सेक्शन 44 एडी ये कहता है, अगर आप एक रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हैं, या फिर पार्टनरशिप फर्म है, और आप कोई बिज़नेस चलाते हैं, चाहे वो रिटेल बिज़नेस हो, होलसेल बिज़नेस हो, ट्रेडर हो, किसी भी तरीके का अगर आप बिज़नेस करते हैं और आपके बिज़नेस का टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, तो फिर उस केस में आप प्रिजम्पटिव बेसिस पर आईटीआर 4 को फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ, ये जो 2 करोड़ की टर्नओवर की लिमिट है, अब इसको बढ़ाकर 3 करोड़ भी कर दिया गया है। अब सेक्शन 44 एडी के अंदर 2 लिमिट यूज़ होती हैं, एक 2 करोड़ और एक 3 करोड़। तो 3 करोड़ की लिमिट एप्लीकेबल वहाँ पर हो जाती है जहाँ पर आपके बिज़नेस के अंदर जो आपकी ट्रांजैक्शंस हैं, चाहे आपने पेमेंट की हो, चाहे आपने रिसिप्ट की हो, 95% से ज़्यादा अगर आपकी ट्रांजैक्शन है डिजिटल मोड में, तो उस केस में फिर आप 3 करोड़ तक का भी अगर आपका टर्नओवर है तो आप सेक्शन 44 एडी के अंदर अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं, आईटीआर 4। तो 2 लिमिट हो गई, एक 2 करोड़ की, मीन्स अगर आपके डिजिटल ट्रांजैक्शन 95% से कम हैं, या आप बोल सकते हैं कैश ट्रांजैक्शन 5% से ज़्यादा हैं। तो जब मैं ट्रांजैक्शन की बात करता हूँ तो मैं रिसिप्ट और पेमेंट दोनों की बात करता हूँ। 95% अगर रिसिप्ट ज़्यादा है या 95% पेमेंट ज़्यादा है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो अगर कैश की पेमेंट आपकी 5% से ज़्यादा है, या डिजिटल पेमेंट 95% से कम है, तो आपके ऊपर 2 करोड़ की लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगी। वहीं अगर आपकी जो कैश की पेमेंट है वो 5% से कम है और डिजिटल पेमेंट 95% से ज़्यादा है, तो उस केस में फिर आप 3 करोड़ तक का भी टर्नओवर है तो आप आईटीआर 4 फाइल कर लेंगे। इसके बाद हम देखें की फीचर्स ऑफ सेक्शन 44 एडी। तो सेक्शन 44 एडी के अंदर जब भी आप आईटीआर फाइल करने जाते हैं तो आपको मालूम ही होगा, अगर नहीं मालूम है तो मैं आपको बता देता हूँ। जो आपकी कैश रिसिप्ट होती है तो उस केस में 8% ऑफ टर्नओवर आपको डिक्लेयर करना पड़ता है, अपना प्रॉफिट या अपनी इनकम। वहीं आपका डिजिटल मोड में अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो जो भी आपकी रिसिप्ट डिजिटल मोड में होगी, बैंकिंग मोड में होगी, उसका आपको 6% प्रॉफिट डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो सेक्शन 44 एडी का पर्पस होता है वो यही होता है कि ये जो स्कीम है, ये स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए स्कीम बनाई गई है। मीन्स ऐसे टैक्स पेयर्स को राहत दी गई है कि उनको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन ना करनी पड़े, अपना टैक्स ऑडिट ना करवाना पड़े। तो जब आपको टैक्स ऑडिट में नहीं जाना पड़ता है, बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं जो है आपको मेंटेन करनी पड़ती है, तो कहीं ना कहीं आप अपने बिज़नेस के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट कर सकते हैं। तो इस सेक्शन का पर्पस ही यही था कि अगर स्मॉल टैक्स पेयर्स होते हैं तो उनको ये बेनिफिट दिया जाए, ताकि उनके ऊपर ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करने का बर्डन ना रहे और वो अपने बिज़नेस में कंसंट्रेट कर सके। इसीलिए आप प्रिजम्पटिव बेसिस पर 6% और 8% का प्रॉफिट जो है वो डिक्लेयर कर देते हैं। वहीं आपको अपना एडवांस टैक्स भी पे कर लेना होता है 15 मार्च तक। तो एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होती है, कैसे पेमेंट होती है, इसके ऊपर भी आपको वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि हमें 44 एडी का क्या नुकसान हो सकता है अगर हम चूज़ कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, मैंने आपको जो पॉइंट बताया था लास्ट में, 6% और 8% प्रॉफिट आपको डिक्लेयर करना होता है। तो देखिए, ये आपको मिनिमम प्रॉफिट डिक्लेयर करना होता है। सेक्शन 44 एडी के अंदर ये स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि अगर आप सेक्शन 44 एडी के अकॉर्डिंग आईटीआर 4 फाइल करेंगे तो यहाँ पे आपको 6% और 8% मिनिमम प्रॉफिट डिक्लेयर करना पड़ेगा। बट अगर आपका एक्चुअल प्रॉफिट इससे ज़्यादा है, सपोज़ करें आपने 1 करोड़ का टर्नओवर था आपका, और आप डिजिटल मोड में ही सारी सेल करते हैं, सारी रिसिप्ट आपकी डिजिटल मोड में है, तो आप 6% मिनिमम प्रॉफिट डिक्लेयर करेंगे, वो हो जाता है 6 लाख रुपये। बट जो आपका बिज़नेस था उसमें आपका जो प्रॉफिट मार्जिन था वो सपोज़ करें 24 या 25% था, तो इस हिसाब से तो आपको 25 लाख रुपए का प्रॉफिट डिक्लेयर करना चाहिए था। बट आपने क्योंकि सेक्शन 44 एडी में देख लिया
कि 6% मैं प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकता हूं, तो बट आपने मिनिमम प्रॉफिट ही डिक्लेयर कर दिया। बट ये सेक्शन 44 एडी में कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपको 6% प्रॉफिट ही डिक्लेयर करना है। मीन्स 6% मिनिमम तो डिक्लेयर करना ही है, इससे नीचे आप नहीं जा सकते हैं। बट अगर आपका एक्चुअल प्रॉफिट ज़्यादा है तो फिर आपको एक्चुअल दिखाना पड़ेगा। जैसे मैंने इस एग्जांपल में आपको बताया 1 करोड़ के ऊपर आपका एक्चुअल जो प्रॉफिट था वो 25% था, तो आपको 25 लाख प्रॉफिट दिखाना चाहिए था, ना कि 6 लाख। अगर सपोज़ करें आप 1 करोड़ टर्नओवर के ऊपर 6% के हिसाब से 6 लाख का प्रॉफिट डिक्लेयर कर देते हैं, तो आप ये कहना चाहते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर्स को या गवर्नमेंट को कि इस बिज़नेस के अंदर 1 करोड़ जो आप सेल करते हैं उसमें से 6 लाख ही मैं बचा पाता हूँ, 94 लाख का मेरा एक्सपेंस हो जाता है। अब सपोज़ करें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस सेंड कर देता है और आपसे पूछता है कि ये जो आपके 94 लाख के एक्सपेंसेस हैं, प्लीज़ आप इनका हमें ब्रेकअप दे दीजिए, इनके प्रूफ दे दीजिए, इनवॉइस सबमिट करवा दीजिए। तो उस केस में फिर आप जो है फंस जाएंगे। तो इसलिए अपने इनवॉइसेस वगैरह जो भी आप खर्चा करते हैं वो ज़रूर संभाल के रखें। दूसरा, आप ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि क्योंकि मैं तो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करता नहीं हूँ, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा एक्सपेंस है क्या। तो देखिए, कोई भी पर्सन जो बिज़नेस करता है या आम तौर पे एक आम आदमी भी जो अपनी डे टू डे रूटीन में हर एक खर्चे का हिसाब रखता है, तो इसी तरीके से अगर आप बिज़नेस करते हैं, 1 करोड़ 2 करोड़ का आपका टर्नओवर है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप बुक्स में नोट करते होंगे या कहीं एक एक्सेल शीट बनाते होंगे। अगर आप प्रॉपर बुक्स मेंटेन नहीं करते होंगे तो आपका कहाँ पर क्या खर्चा हो रहा है, कितना आप बिजली का बिल पे कर रहे हैं, कितना आप रेंट पे कर रहे हैं, कितनी आप सैलरी पे कर रहे हैं, कितने का मटेरियल परचेज़ कर रहे हैं। तो एक जो बेसिक हिसाब होता है वो हर किसी के पास होता है। तो इसीलिए आप हमेशा ध्यान रखें, एक्चुअल प्रॉफिट ही डिक्लेयर करें। मिनिमम 6% तो आपको करना ही करना है, अगर एक्चुअल ज़्यादा तो ज़्यादा करें। उसके बाद देखिए, अगर आपकी इनकम प्रिजम्पटिव रेट से कम होती है, मीन्स जो आपको 6% और 8% का हमने रेट दिखाया था, अगर आप चाहते हैं कि आप उससे कम इनकम डिक्लेयर करना चाहते हैं क्योंकि आपको एक्चुअल प्रॉफिट ही कम हुआ था। अब एक सिचुएशन और हो सकती है, सपोज़ 1 करोड़ की सेल के ऊपर मिनिमम आपको 6% का प्रॉफिट डिक्लेयर करना था, बट उस साल में सपोज़ करें आपको लॉस हो गया, तो आप तो नेगेटिव में चले गए। सपोज़ आपको 4 लाख का लॉस हो गया, तो अब इस सिचुएशन में आप सोचेंगे कि क्यों ना मैं एक्चुअल जो मुझे लॉस हुआ है 4 लाख रुपए का वही डिक्लेयर करूं, ताकि मैं इसको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकूं और सेट ऑफ भी कर सकूं। तो उस केस में फिर अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं, सेक्शन 44 एडी तो ये कहता है कि मिनिमम आपको 6% और 8% दिखाना ही है। बट अगर आप यहाँ पर लॉस दिखाना चाहेंगे या 6% से कम जाना चाहेंगे, 5% 4% कुछ भी जो 6% से कम होगा, तो उस केस में फिर देखिए आपके लिए टैक्स ऑडिट करवाना मैंडेटरी हो जाएगा। और फाइनली एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, अगर आप सेक्शन 44 एडी से ऑप्ट आउट कर लेते हैं, क्योंकि अगर आपने सेक्शन 44 एडी में एक बार इनकम टैक्स की रिटर्न भर ली और कंटिन्यूसली ही अगर आपकी बिजनेस इनकम है, तो अगले 5 सालों तक लगातार आपको सेक्शन 44 एडी के अंदर ही अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपको लॉस हो जाता है किसी साल में या आपका प्रॉफिट 6% से कम आ जाता है और आप नहीं चाहते कि आप मिनिमम 6% या 8% प्रॉफिट पे के ऊपर टैक्स पे करें, तो उस केस में टैक्स ऑडिट तो मैंडेटरी हो ही जाएगा। साथ ही साथ अगले 5 सालों तक आप दोबारा से जो है 44 एडी ऑप्ट नहीं कर पाएंगे, आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दी जाएगी। तो देखिए, सेक्शन 44 एडी के अंदर जो आप ITR 4 फाइल करते हैं वो फाइलिंग करना तो बड़ा आसान नज़र आता है, बट इसके जो इम्प्लीकेशन होते हैं वो भी आपको मालूम होने चाहिए। इन इम्प्लीकेशन को ध्यान में रखते हुए ही अपनी ITR 4 को फाइल करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।